नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ब्यावर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान कला संस्कृति की जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी हमारी, आज जो हम लेके आए हैं इस राजस्थान की प्रश्नोत्तरी का भाग 17वां लेके आए हैं। देखिएगा राजस्थान की प्रश्नोत्तरी का 17वां का जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। यहाँ पर हवा महल की मंजिलें पूछी गई है। पहला ऑप्शन है, क्या हवा महल की तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर कहते हैं, क्या शरद मंदिर कहते हैं, या फिर प्रकाश मंदिर कहते हैं, या रतन मंदिर कहते हैं। देखिए मित्रों, बात करते हैं हवा महल को लेकर के। हवा महल को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हवा महल कहाँ है? हवा महल तो याद रखिएगा, स्थान जयपुर शहर। जयपुर शहर। इसके निर्माता कौन है? तो निर्माता याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह। निर्माण का अगर समय पूछे कि हवा महल का निर्माण कब हुआ था, तो 1799 ईस्वी में। कारण याद रखिएगा कि हवा महल का निर्माण आखिर सवाई प्रताप सिंह क्यों करवाते हैं। तो देखिए, ये अपनी रानियों को तीज एवं गणगौर की, ये अपनी रानियों को तीज एवं गणगौर की सवारी दिखाने हेतु हवा महल का जयपुर के अंदर निर्माण करवाते हैं। हवा महल जो है उसका जो वास्तुकार, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, हवा महल का वास्तुकार कौन था। तो देखिए, हवा महल का जो वास्तुकार है वो है लालचंद उस्ता। फिर से देखिए, हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता। हवा महल कितने मंजिला है? तो हवा महल 5 मंजिला है। और इसी प्रश्न में इसकी तीसरी मंजिल यहां पर पूछी गई है। तो फिर से देखें, कितने मंजिला हवा महल? तो ये 5 मंजिला है। हवा महल की आकृति कैसी है? तो मित्रों याद रखिएगा, हवा महल की जो आकृति है भगवान कृष्ण के मुकुट जैसी है। हवा महल की जो आकृति है वो भगवान कृष्ण के मुकुट जैसी है। हवा महल के अंदर बात करें, हवा महल के अंदर कितने झरोखे हैं? तो देखिएगा, 365 झरोखे। और खिड़कियों की जो संख्या है वो है 953। मंजिला है 5, झरोखे 365 और खिड़कियों की जो संख्या है वो है 953। हवा महल को 1983 में इसे हवा महल म्यूजियम घोषित किया गया। याद रखिएगा कि हवा महल को म्यूजियम कब घोषित किया गया था। तो हवा महल को 1983 के अंदर इसे हवा महल को म्यूजियम घोषित किया गया था। तो देखिए, अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है हवा महल की तीसरी मंजिल। तो याद रखिएगा, इसके अंदर 5 मंजिल है, 5 मंजिला। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। और ये इस प्रश्न में पूछा गया है चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। और पांचवी मंजिल का जो नाम है वो है हवा मंदिर। फिर से देखिएगा, पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम रत्न मंदिर, और तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर, और चौथी का है प्रकाश मंदिर, और पांचवी है हवा मंदिर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा विचित्र मंदिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पर। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी
किसने बनवाई थी? आज आंसर दीजिएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? पहला ऑप्शन है नातावती ने, दूसरा रामरस दे, और तीसरा ऑप्शन है प्रेमल दे, और चौथा है किशोरी देवी। देखिएगा, नौलखा बावड़ी। सबसे पहले बात करते हैं बावड़ियों की, क्या होती है बावड़ियां। देखिएगा, बावड़ी जल संरक्षण एवं स्वच्छ जल हेतु सर्वप्रथम बावड़ियों का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। तो मित्रों याद रखिएगा, यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण जो है उनके द्वारा सबसे पहले बावड़ियों का निर्माण करवाया गया था। क्यों करवाया गया? जल संरक्षण एवं स्वच्छ जल के लिए यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। बात करते हैं कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी शहर को कहा जाता है। फिर से देखिए, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी को कहा जाता है। अगला है कि बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का जो सिरमौर है रानी जी की बावड़ी, और ये जो रानी जी की बावड़ी है वो है बूंदी में, इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। फिर देखें, यहां पर प्रश्न आया है नौलखा बावड़ी, ये कहां पर है? तो देखिएगा, नौलखा जो बावड़ी है वो है डूंगरपुर में, और इस बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया है प्रेमल देवी के द्वारा। याद रखिएगा कि नौलखा बावड़ी कहां है? तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर शहर में इस बावड़ी का जो निर्माण है, नवलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। आखिर कौन थी प्रेमल देवी? तो देखिएगा, प्रेमल देवी आस्करण चौहान की पत्नी थी। याद रखिएगा कि प्रेमल देवी कौन थी? तो ये आस्करण चौहान की पत्नी थी। फिर से देखिए, प्रश्न पूछ क्या रहा है? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो ये किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने बनवाई थी। इसका निर्माण कौन करवाते हैं? प्रेमल देवी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमल देवी। प्रेमल देवी कौन थी? तो ये आस्करण चौहान की पत्नी थी। बावड़ियों को लेकर के ही और प्रश्न बनते हैं राजस्थान जीके के अंदर कला संस्कृति में। तो देखिएगा, बावड़ियां सबसे पहले बनाना प्रारंभ किसने करवाया था? तो सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बावड़ियां बनवाना शुरू हुआ था। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? बावड़ियों का जो सिरमौर है वो रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। चलें आगे, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर बनवाया था। वापस देखिए, अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? ककदेव ने परमार ने, दूसरा है सत्यराज परमार ने, तीसरा मंडलिका परमार ने, या फिर चामुंडा राज परमार ने। तो देखिएगा, आखिर ये मंडलेशा मंदिर कहां है? अर्थुणा का, अर्थुणा का मंडलेशा मंदिर। देखिएगा, ये जो मंडलेशा का जो मंदिर है ये बांसवाड़ा में है। इसका निर्माण चामुंडा राज परमार के द्वारा करवाया गया। इस अर्थुणा मंदिर का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम,
अर्थुणका मंदिर। वापस देखिए, अर्थुना मंदिर का जो प्राचीन नाम है वो है अर्थुणका मंदिर। ये मंदिर जैन धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म या शैव संप्रदाय से संबंध रखता है। याद रखिएगा कि ये अर्थुणा का जो मंदिर, मंडलेशा का मंदिर है, इसमें जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कि और यह विशेषता क्या है और क्या विशेष है, तो याद रखिएगा यहां पर 2 फीट ऊंचा शिवलिंग बना है। 2 फीट ऊंचा यहां पर शिवलिंग बना है। और याद रखना एक रोचक जानकारी कि सर्वप्रथम मंदिरों का उल्लेख, सर्वप्रथम मंदिरों का जो उल्लेख है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि सबसे पहले मंदिरों का जो उल्लेख है वो हमें कहां देखने को मिलता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। यहां पर प्रश्न पूछा गया था, अर्थुणा का मंडलेशा मंदिर कहां पर है? ये बांसवाड़ा में है। इसका निर्माण कौन करवाते हैं? चामुंडा राज परमार। देखिएगा ये चौथे ऑप्शन में है, चामुंडा राज परमार। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन जो नाम है वो है अरुणुका मंदिर। जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है। और विशेष चीज यह है कि यहाँ पर 2 फीट ऊंचा शिवलिंग बना हुआ है। बात करते हैं मंदिरों का सबसे पहला उल्लेख हमें कहां देखने को मिलता है, तो वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां है? वापस से देखें, बोहरा समुदाय का या फिर बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां स्थित है? क्या ये डूंगरपुर में है, राजसमंद में है, बांसवाड़ा में है या फिर अजमेर में है? देखिएगा अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थान बांसवाड़ा शहर। कहां पर है ये? बांसवाड़ा शहर में। और बांसवाड़ा शहर के भी दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग में अब्दुल्ला पीर को अन्य और किस नाम से यहां पर जाना जाता है? तो देखिएगा अन्य नाम, अन्य नाम अब्दुल्ला रसूल की दरगाह। तो ये मस्जिद है या मकबरा है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अब्दुल्ला रसूल की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात है कि अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा है उसका संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इसका संबंध बोहरा संप्रदाय से भी माना जाता है, या फिर यूं कहें इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो बोहरा संप्रदाय से ही। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चौथा प्रश्न है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर मित्रों आपको अच्छा लगे और समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न की ओर। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? ठीक है, यहां पर 2 बार लिखा, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? क्या तारागढ़ में है, नाहरगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर गागरोन के दुर्ग में है? देखिएगा एक जैसे 9 महल, ये जो 9 महल है वो नाहरगढ़ में है। कहां है नाहरगढ़? तो यह है जयपुर शहर। नाहरगढ़ कहां है? जयपुर शहर। इस नाहरगढ़ की जो स्थापना है वो 1734 ईस्वी में
सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई। फिर से देखिएगा कि ये जो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है, इसकी स्थापना कौन करवाते हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय। कब करवाते हैं? 1734 में। क्या कारण था? तो याद रखिएगा, मराठाओं से सुरक्षा हेतु, मराठाओं का उस समय वर्चस्व बढ़ रहा था और मराठाओं से सुरक्षा के लिए यहां पर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह करवाते हैं। लेकिन इसी नाहरगढ़ के अंदर ही एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल जिनका निर्माण कौन करवाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है, एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय करवाते हैं। वापस देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाते हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय करवाते हैं। लेकिन एक जैसे 9 महलों का निर्माण कौन करवाते हैं? सवाई माधो सिंह करवाते हैं। ये क्यों करवाते हैं? अपनी रानियों के लिए, और रानियों की संख्या 9 थी। ठीक है, इन 9 महलों को और किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम माधवेंद्र भवन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यानी यूं कहें, एक जैसे 9 महलों को और किस नाम से जाना जाता है? तो माधवेंद्र भवन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बात हो रही है 9 महलों की। बात करते हैं 9 महल कौन कौन से हैं। देखिएगा, सूरज प्रकाश महल, जवाहर प्रकाश महल, फूल प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल, फूल प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, और चांद प्रकाश महल। देखिएगा, वापस देखिए, सूरज प्रकाश महल, जवाहर महल, फूल महल, बसंत प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल और चांद प्रकाश महल। एक महल और होता है 9वां, उसका नाम है खुशहाल प्रकाश महल। ये कुल 9 महल होते हैं। जिस प्रकार से हवा महल में हमने 5 मंजिलें याद रखी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर महल का कोई सी भी पूछी जा सकती है कि 9 महलों में से कोई सा महल पूछा जा सकता है कि इसका संबंध कौन से दुर्ग से है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नाहरगढ़ से। एक बार फिर से देखें, पहले महल का नाम है सूरज प्रकाश, फिर जवाहर प्रकाश, फूल प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल, और बात करें आनंद प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल और है चांद प्रकाश महल। इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ये एक जैसे जो 9 महल है वो नाहरगढ़ में बने हुए। मित्रों याद रखिएगा कि नाहरगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो था सुदर्शनगढ़। प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, देखिएगा, 6वां प्रश्न, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, शब्दावलियों से जो पूछे जाते प्रश्न है। देखिएगा, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है, क्या जागीर शब्द हिंदी भाषा से लिया गया है? क्या नहीं। क्या ये मारवाड़ी भाषा का शब्द है? क्या नहीं। क्या ये संस्कृत भाषा का है? क्या नहीं। ये किस भाषा का शब्द है?
तो यह फारसी भाषा का शब्द है। जागीर जो शब्द है वो फारसी भाषा का क्या है, शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फारसी भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, 7वां प्रश्न। पणिहारी नामक पत्रिका निम्न में से किस संस्था के द्वारा, यहां पर संस्था का नाम पूछा गया है और संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वापस से देखें, पणिहारी नामक जो पत्रिका है निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहला ऑप्शन है राजस्थानी ज्ञानपीठ अकादमी बीकानेर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ द्वारा। देखिएगा कहां किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है राजस्थानी ज्ञानपीठ अकादमी। मित्रों याद रखिएगा ये जो ज्ञानपीठ है यहां से एक पुस्तक होती है, जिसका पत्रिका होती है, जिसका नाम है ज्ञान गंगा। यहां से रिलीज होती है जिसका नाम क्या है, ज्ञान गंगा पत्रिका। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी से होती है क्या, नहीं, यहां से होती है परंपरा नाम से। किस नाम से होती है, परंपरा नाम से। तो फिर से देखें, याद रखिएगा ज्ञानपीठ से गंगा, ज्ञानपीठ से ज्ञान गंगा, ज्ञानपीठ से क्या याद रखना है, ज्ञान गंगा। और शोध संस्थान चौपासनी से कौन सी निकलती है, यहां से परंपरा नाम से। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के नाम, यहां से क्या निकलती है, उदयपुर मेवाड़ का हिस्सा है। और याद रखिएगा कि यहां से मधुमती नाम से, मधुमती नाम से यहां से प्रकाशित होती है। अगला जो ऑप्शन है वो है राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन, और ये ऑप्शन बचा हुआ है तो यहां से निकलती है पणिहारी। तो फिर से देखें यहां पर पत्रिका का नाम पूछा गया है, कहां से निकलती प्रकाशित होती है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थानी ज्ञानपीठ अकादमी बीकानेर, यहां से कौन सी होती है, ज्ञान गंगा होती है। दूसरा है राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, यहां से कौन सी होती है, परंपरा होती है। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर जो कि मेवाड़ में है, और यहां से कौन सी होती है, मधुमती होती है। और चौथा है राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़, यहां से कौन सी होती है, तो ये होती है पणिहारी। तो इस प्रकार से जो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था। बहुत शानदार प्रश्न है। वैसे जब भी सिलेबस जारी होता है तो पहले ये राजस्थान कला संस्कृति का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आजकल जब से इसको उद्योग का दर्जा दिया है ये राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर चला गया है। देखिएगा आखिर इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो याद रखिएगा यूनुस खान समिति की सिफारिश पर, वापस देखिए एक समिति बनी थी, यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया। तो यहां पर दर्जा कब दिया गया, 1989 में। लेकिन किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था, तो ये दिया गया था यूनुस खान समिति की सिफारिश पर। एक और बात याद रखिएगा कि उद्योग को दर्जा तो दिया तो गया था, लेकिन ये किस श्रेणी का उद्योग है, तो याद रखें पर्यटक निर्धुम उद्योग है। ऐसा उद्योग जिसमें धुआं नहीं निकलता है, लेकिन याद रखिए पैसों का धुआं जरूर निकल जाता है। तो याद रखिए कि ऐसा पर्यटक को किस प्रकार के उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो यहां पर निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1989। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां प्रश्न। छींकी क्या है। ऐसे प्रश्नों से हमें एग्जाम में छींके आ जाती है ना। तो देखिए क्योंकि आजकल राजस्थानी भाषा की जो शब्दावलियां वो ज्यादा पूछी जा रही है, रीट के अंदर भी पूछी गई थी ऐसी शब्दावलियां। देखिए छींकी क्या है। पहला ऑप्शन है पशुओं के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी, नहीं।
बेल के नाक की रस्सी, नहीं। पशुओं को नियंत्रण में करने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी, नहीं। इसको तो नूजड़ा कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, नूजड़ा। ठीक है। पशुओं के फसल को नुकसान से बचाने के लिए मुंह पर लगा अवरोध, वो क्या कहलाता है, छीकी। क्या कहलाता है, छीकी। तो देखिएगा छीकी क्या है, तो पशुओं को फसल को नुकसान से बचाने के लिए जो मुंह के ऊपर बांधा जाता है, अवरोध किया जाता है, वो क्या होता है, छीकी। अर्थात उससे वो पशु फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 10वां। राजस्थान में पहला मैंगो फेस्टिवल कहां मनाया गया था। मैंगो फेस्टिवल क्या उदयपुर में मनाया गया था, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, या फिर जयपुर में। फिर से देखिए राजस्थान में पहला मैंगो फेस्टिवल कहां मनाया गया। तो देखिए मैंगो फेस्टिवल सबसे पहले मैंगो फेस्टिवल कब मनाया गया, तो याद रखिएगा जून 2009 में। स्थान तो ये मनाया गया था बांसवाड़ा में। वापस से देखिए मैंगो फेस्टिवल राजस्थान में सबसे पहले जून 2009 में मनाया गया था, और कहां मनाया गया था, ये बांसवाड़ा में। मैंगो इसे फलों का राजा आम को कहते हैं, और बांसवाड़ा के अंदर लगभग मीठे आम की जो 48, माफ करिएगा 46 प्रजातियां पाई जाती। आम की कितनी प्रजातियां पाई जाती बांसवाड़ा के अंदर, 46 प्रजातियां पाई जाती है। और यहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी मैंगो फेस्टिवल के समय। तो देखिएगा पहला मैंगो फेस्टिवल कहां मनाया गया था, ये मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा मनाया गया था। और ये कब मनाया जाता है, 2009 में मनाया गया था। और फलों के राजा आम की जो यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती है वो 46 प्रजातियां पाई जाती है। इस प्रकार से 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा। ठीक है। अगर आपको ये सीरीज समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक इसे आगे से आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा।